नमस्ते, मैं यश माकड़ और आप सुन रहे हैं वीर गाथा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, निर्भय, दूरदृष्टा, प्रभावी भारतीय राजनीतिक नेता व क्रांतिकारी को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। उनकी मृत्यु के कारण कुछ भी रहे हों, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वे युवाओं के आदर्श थे। उनके बलिदान ने सारे देश में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। वह अंततः 15 अगस्त 1947 को उनको जाना पड़ा। क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 1556 में भारत आए थे। वह बंगाल के एक्टिंग गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, उनके साथ कोलकाता में गेस्ट के नाते रहे थे। उस समय उन्होंने एटली से ब्रिटिशर्स का अचानक भारत छोड़ने का कारण पूछा तो उनका उत्तर था, नेताजी के कारण जो सेना, वायुसेना व नौसेना में भारतीय भक्ति जगी, उसके कारण अंग्रेजों का और समय रुकना खतरे से खाली नहीं था। गांधी जी की अहिंसा के प्रभाव को उन्होंने मिनिमल कहा। यह सारा हम सब के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सैनिकों के प्रेरणा पुरुष थे। विश्व के उस समय के सभी नेता उनसे प्रभावित थे। हिटलर, मुसोलिनी, जापान नरेश हिरोहितो, प्रधानमंत्री तोजो को प्रभावित करने वाला महापुरुष साधारण नहीं था, इसलिए उनसे अंग्रेज सरकार डरती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकीनाथ बोस व माता प्रभावती बोस के घर हुआ था। उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा पास की। यह उन दिनों बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता था, लेकिन चयन के बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र भारत मंत्री के पास भेज दिया और देशबंधु चित्तरंजन दास का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गए। देशबंधु जब कोलकाता कारपोरेशन के अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया। सुभाष बाबू के आते ही 2 निर्णय लिए गए। पहला, अंग्रेजों को मानपत्र बंद कर भारतीयों को मानपत्र देना प्रारंभ किया और दूसरा, प्राथमिक शिक्षा मुफ्त की। सुभाष बाबू के उग्र भाषणों के कारण उन्हें मांडले कारावास में भेजा गया। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जनता के विराट आंदोलन के दबाव के कारण उन्हें रिहा किया गया। उन्हें 1929 में महाराष्ट्र प्रांतिक परिषद का अध्यक्ष पद दिया गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जबकि मोतीलाल नेहरू जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपनिवेशक स्वराज्य पर ही खुश थे। लोकमान्य उनकी श्रद्धा के केंद्र व शिवाजी महाराज उनके आदर्श थे। उन्होंने गांधी इरविन समझौते का तीव्र विरोध किया था। 1931 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया, तब भी नेताजी ने उनका कठोर विरोध किया था। पाकिस्तान की सुगबुगाहट के बाद बंग भंग आंदोलन को उग्र करने के लिए उन्होंने बहुत गति से प्रवास किए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य, जनता व जनता के दबाव के कारण देश छोड़कर बाहर जाने की शर्त पर उन्हें रिहा किया गया। वे यूरोप चले गए। जर्मनी के हिटलर, मुसोलिनी व डी वेलरा से मिले। भविष्य के युद्ध की आकांक्षा के साथ भारत लौटे, लेकिन सरकार उन्हें हिंदुस्तान में रखने को राजी नहीं थी, क्योंकि इस कद के नेताओं पर प्रभाव छोड़ने वाला नेता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अतः पुनः कारावास, पुनः स्वास्थ्य, जनता का दबाव व पुनः देश छोड़ने की शर्त पर रिहाई हुई। यूरोप के इस दूसरे प्रवास में उन्होंने अपना विचार व मार्ग निश्चित किया। उन्होंने जान लिया कि गांधी जी की हाँ में हाँ और कांग्रेस जिंदाबाद करते रहने पर ही वह भारत में रह सकते हैं। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हें सौंपा गया। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, आगामी संकट का लाभ उठाकर ब्रिटिशों के सामने संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मानने के लिए विवश करना चाहिए, और अगर वह मान्य नहीं करते हैं तो उनसे संग्राम करने की तैयारी रखकर दिनांक घोषित किया जाना चाहिए। गांधी जी ने इस वक्तव्य का योग्य मूल्यांकन अपने ढंग से किया। वह उग्र विचार के सुभाष को कांग्रेस से दूर करने का निश्चय किया। इसलिए त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा जी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का नाम सुझाया, जबकि अधिकांश समय की मांग की आवश्यकता पर सुभाष बाबू को अध्यक्ष चाहते थे।
वे स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते खड़े हुए व प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की अड़ंगेबाजी की नीति के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया व पुरोगामी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। परिस्थितियों को भांपते हुए होने वाले विराट युद्ध की उन्होंने अकेले ही तैयारी करने का निश्चय किया। 1940 का वर्ष उनके लिए बेचैनी का था। हुतात्मा उधम सिंह ने सर ओ डायर पर गोली चलाकर राष्ट्र स्वाभिमान को प्रज्वलित किया। एक दिव्य स्वप्न में उन्होंने सभी क्रांतिकारियों के आह्वान को सुना। नाना साहब ने उन्हें रक्त कमल भेंट किया व भारत माता की जय व जय हिंद की गर्जना सुनाई दी। भविष्य की दिशा के लिए वे नागपुर पूजनीय डॉक्टर जी के पास आए। डॉक्टर जी बंगाल के युवाओं के आदर्श थे। 21 जून 1940 को लगभग 8 बजे नेताजी पूजनीय डॉक्टर जी से मिले, दिशा ली। बाद में कुछ देरी से लगभग 10:15 पर वर्धा के सार्वजनिक सभा में असीम जनसभा के सामने भरे गले व दुखी मन से भाषण दिया। स्मरण रहे कि इसी दिन 9:30 बजे डॉक्टर जी ने देह को त्याग दिया था। दूसरे दिन ही अर्थात 22 जून को सुभाष बाबू स्वातंत्र्य वीर सावरकर से मिले। वीर सावरकर ने उन्हें कुछ स्पष्ट बातें कही, जिसमें पहली है, इस समय देश में अड़ंगेबाजी की नीति से जो मिले वह हस्तगत करने वाला देशभक्तों का एक पक्ष चाहिए। दूसरा, सेना में अवसर की ताक में बैठा हुआ दूसरा एक पक्ष चाहिए। और तीसरा, बाहर से मिलने वाली शस्त्र सहायता का नेतृत्व करने वाला तीसरा पक्ष भी एक पक्ष चाहिए। उनका नेतृत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची राजनीति तो जहां तक हो सके शत्रु को ही बंदीगृह में डालने में है, स्वयं को डालने में नहीं। उन्होंने रास बिहारी बोस के ताजा पत्र को भी दिखाया, जिसमें आशंका थी कि जापान इस वर्ष के बीच में ही युद्ध करेगा। बाद में हुआ भी यही। उन्होंने आगे कहा, आप जैसे नेता को इस समय छोटे और बेकार के आंदोलनों में उलझकर स्वयं को जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा पकड़वाकर जेल में जानबूझकर घुसना और सड़ना सर्वथा हानिकारक है। आप भी अंग्रेजों को चकमा देकर देश से निकल जाइए और बाहर से नेतृत्व कीजिए, सशस्त्र युद्ध कीजिए। कोलकाता लौटने पर हालवेल स्मारक कांड में उन्हें बंदी बनाया गया। जेल, अन्न का त्याग, जनता का प्रचंड दबाव। अंग्रेजों ने सुभाष बाबू को छोड़ा, लेकिन घर पर ही नजरबंद कर दिया। 16 जनवरी 1941 मंगलवार रात्रि लगभग 1 बजे के कुछ बाद वे एक पठान जियाउद्दीन के भेष में निकल गए। उनका एक विश्वस्त साथी राम भगत उनके साथ था। श्री मजूमदार व श्री काकतकर दोनों ने ही इसकी तुलना शिवाजी महाराज की सीमा उल्लंघन से की है। सुभाष बाबू की यह यात्रा इतिहास में अपनी तरह की अनूठी, अतुलनीय है। स्मरण रहे, 1857 में राव तुलाराम ने भी इसी प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। सुभाष बाबू काबुल और मास्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। हिटलर ने उन्हें हिज एक्सीलेंसी सुभाष चंद्र बोस कहकर संबोधित किया। हिटलर को उन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को उन्हें देने की बात कही। 1000 की 8 बटालियनों की आजाद हिंद सेना तुरंत खड़ी हो गई। वह ड्रेसडेन में फौजी कार्यालय स्थापित हो गया। नेताजी को नाम भारतीय व जर्मन सैनिक अधिकारियों व सैनिकों ने 1942 में स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया बर्लिन में दिया। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। एमिली चेकल जर्मन महिला से शादी समारोह में हिंदू व ईसाई रीति से उनका विवाह हुआ। उनकी एक पुत्री हुई, अनीता बोस पफफ, जो 29 नवंबर 1942 को पैदा हुई। फरवरी 1943 में सुभाष बाबू को अपना परिवार छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकलना पड़ा। अनीता बोस वह अपनी माता का भरण पोषण श्रीमती एमिली बोस ने ही किया। एमिली बोस को अत्यंत इच्छा थी कि वे भारत आए, लेकिन उस समय की सरकार ने उन्हें वीजा नहीं दिया। बहुत बाद में अनीता बोस भारत आई। 7 सितंबर 1941 को जापान युद्ध में कूद पड़ा। सिंगापुर, मलाया, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह उनके कब्जे में आ गए। वे सीधे मलाया गए। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। वह केवल यूरोप तक ही नहीं, भारत के दरवाजे भी आ पहुंचा। 5 अप्रैल 1942 को जापान ने कोलंबो पर बमबारी की। 6 अप्रैल को विशाखापट्टनम व काकीनाडा पर बम वर्षा हुई।
देश में ब्लैकआउट में अंग्रेज सैनिक हुड़दंग मचाने लगे। इस युद्ध से हमारा कोई संबंध नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने माताओं बहनों का अपमान करना शुरू किया। महात्मा जी चिंताग्रस्त हुए। सरकार के साथ बातचीत में दो बातें रखी। पहली, आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए देश की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंपिए, इसलिए भारत को स्वतंत्र कीजिए। दूसरी, युद्ध काल के दौरान भारतीय अंग्रेजों की मदद जापान से लड़ने में करेंगे। यह मांग अंग्रेजों द्वारा ठुकरा दी गई। फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो व करो या मरो का नारा दिया। मलाया में 3 लाख भारतीय थे, व जापान की कैद में 33,000 भारतीय सैनिक थे। रास बिहारी बोस ने उन्हें भारत के लिए तैयार किया। 28 मार्च से 30 मार्च 1943 तक उन्होंने टोक्यो में एक परिषद बुलाई, जिसमें जापान, चीन, मलाया और थाईलैंड के भारतीयों ने भाग लिया। यहाँ भारतीय स्वतंत्र संघ की स्थापना हुई। इसी प्रकार आनंद मोहन सहाय ने इंडियन नेशनल इन चाइना व स्वामी सत्यानंद पुरी जी ने शाम देश में इसी प्रकार की परिषद खड़ी की। 14 से 23 जून 1943 तक बैंकॉक में भारतीयों की दूसरी परिषद बुलाई गई, जिसमें जावा, सुमात्रा, इंडो चाइना, बोर्निया, मंचूरिया, हांगकांग, बर्मा, मलाया, जापान इन देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्वसम्मति से इस परिषद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता चुना व दायित्व ग्रहण हेतु निमंत्रण भेजा। युद्ध के वातावरण में पनडुब्बी से नेताजी बर्लिन से टोक्यो के लिए रवाना हुए। 20 जून 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंचे व असीम विश्वास भरा आह्वान किया। वहीं उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र भारत सरकार की विधिवत स्थापना हुई। प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री व विदेश मंत्री नेताजी ने अपने पास रखा। स्त्री विभाग की प्रमुख कप्तान लक्ष्मी सहगल बनी। सेना के प्रतिनिधि के नाते कर्नल जगन्नाथ राव भोंसले व क्रांतिवीर रास बिहारी बोस को सरकार का प्रचारक व सलाहकार नियुक्त किया गया। इस सरकार को जापान, कोरिया, इटली, चीन, आयरिश रिपब्लिक राष्ट्रों द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। इस समय तक आजाद हिंद सेना, झांसी की रानी सेना विभाग, आजाद हिंद आकाशवाणी, आजाद हिंद समाचार पत्र प्रारंभ हो गए थे। इसी समय जापान के जनरल तोजो ने बृहत्तर पूर्व एशिया के राष्ट्रों की परिषद बुलाई। इस परिषद में स्वतंत्र भारत सरकार को समर्थन प्राप्त हुआ व जनरल तोजो ने ब्रिटिशों से छीने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार को सौंपने की घोषणा की। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप व निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी शहीद द्वीप पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उतरे। सेनापति लोकनाथ को प्रथम प्रशासक के नाते नियुक्त करके नेताजी 26 जनवरी 1944 को रंगून में स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें लाखों लोगों का आह्वान था, उपस्थित हुए। नेताजी ने आर्थिक सहायता का आह्वान किया। उनकी एक फूलमाला की बोली के लिए 7 लाख तक की बोली चढ़ी। अंततः एक धनाढ्य युवक ने अपनी सारी संपत्ति दे दी, जिसकी कीमत 8 लाख से भी अधिक थी। माताओं बहनों ने अपने गहने, मूल्यवान आभूषण दे दिए। वहां उपस्थित 56,000 युद्ध बंदियों में से 50,000 युद्ध बंदी स्वेच्छा से आजाद हिंद सेना में भर्ती हो गई। 4 फरवरी 1941 को कप्तान शहनवाज के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ हमला बोला। 18 मार्च को मणिपुर तथा कुछ समय पश्चात इम्फाल, मोराई, कोहिमा आदि जीत लिए गए। रंगून में नेताजी ने राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। अल्प समय में ही 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ। 14 अप्रैल 1944 को पहली बार भारत भूमि पर आईएनए के अधिकारी कर्नल शौकत मलिक ने तिरंगा फहराया था। सितंबर 1969 में मोइरांग में आजाद हिंद सैनिकों का स्मारक भी बना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। आजाद हिंद सेना व सुभाष बाबू की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली। भारतीय नेताओं के कान भरे। सुभाष देशद्रोही है, वह राक्षसी जापानियों के साथ है, जापान को भारत प्राप्त करा देने के लिए देशद्रोह कर रहे हैं, ऐसा उनके मुख से कहलवाया। नेहरू, गांधी जैसे नेताओं ने उन्हें देशद्रोही कहा। कम्युनिस्टों ने उन्हें तोजो का कुत्ता कहा। नेताजी को आघात लगा। एक सभा में उन्होंने कहा, जापान जब तक हमारे मित्र का शत्रु था, तब तक मैं जापान नहीं आया। जब जापान ने ब्रिटेन
और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तभी मैं यहाँ आया। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े हुए मेरे जैसे मनुष्य को दुनिया का दूसरा कोई भी राजनीतिज्ञ धोखा दे सकेगा क्या? गांधी जी व नेहरू का भ्रम दूर हुआ। आगे आजाद हिंद सेना के बचाव के लिए नेहरू चोगा पहनकर न्यायालय में खड़े भी हुए। 13 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व अगले दिन नागासाकी पर अणु बम डाले गए। युद्ध में जापान के हारने पर उनको युद्ध से पीछे हटना पड़ा। नेताजी बर्मा छोड़कर बैंकॉक की ओर निकल गए तथा 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो के लिए विशेष विमान से चले गए। उनके साथ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हबीबुर रहमान भी थे। उनका जहाज साईगांव पहुंचा। वहां दूसरे विमान से टोक्यो के लिए रवाना हुए। फार्मोसा द्वीप की सीमा में विमान को आग लग गई, ऐसा कहा जाता है। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपे, ताइवान 48 वर्ष 6 माह की आयु में हो गई। बाद में बनी समिति में श्री सुरेश चंद्र बोस, जो नेताजी के बड़े भाई थे, वे भी एक सदस्य के नाते थे। उन्होंने नेताजी की मृत्यु की रिपोर्ट पर अनेक ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कुछ वर्षों पश्चात सत्यनारायण सिन्हा, जो नेहरू सरकार के उच्च अधिकारी थे, ताइपे के उस साइट पर गए, अनेक लोगों से मिले, जिसमें से एक प्रत्यक्षदर्शी भी थे। उनकी रिपोर्ट इस प्रकार है। नेताजी का विमान ताइपे में रुका व रिफ्यूलिंग के पश्चात 18 अगस्त 1945 को 2:30 पर डायरेन के लिए उड़ान भरी। वे डायरेन ठीक से पहुंच भी गए। यह डायरेन का हवाई अड्डा रूसियों के कब्जे में था। रूसियों ने नेताजी की पहचान होने पर जर्मन नाजियों का मित्र होने के कारण रूसियों का दुश्मन माना व नेताजी को साइबेरिया भेज दिया। इससे आगे की कोई भी जानकारी सिंह जी एकत्र नहीं कर पाए। सरकार भी सारे प्रयासों के बाद इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाई। नेताजी के बलिदान के बाद आजाद हिंद सेना के लाखों सैनिकों व अधिकारियों पर मुकदमे चले। ब्रिटिशों की दृष्टि में वे देशद्रोही थे, अतः उनकी सजा मृत्युदंड थी। सैनिक कानून के तहत लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सारे देश ने उनकी रिहाई की मांग की। प्रचंड प्रदर्शन हुए। उनकी मुक्ति के कारण एक खास समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, श्री भूलाभाई देसाई, सर तेग बहादुर सप्रू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, श्री आसफ अली व श्री रघुनंदन शरण आदि कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता व राष्ट्रभक्त नेता थे। श्री भूलाभाई देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक कानून व सैनिक कानून की सूक्ष्म विवेचना करते हुए इन सैनिकों के कार्यों को देशभक्ति से प्रेरित सिद्ध किया व उनकी मुक्ति की मांग की। जनता के प्रचंड दबाव व हवा के रुख को पहचान कर अंततः भारत में अंग्रेजों के सेनापति आचिन लेक ने उन्हें मुक्त करने की सलाह दी। इस दौरान देश में क्रांति युवक खड़े हो गए थे। 21 नवंबर 1945 को आजाद हिंद दिवस मनाना तय किया गया। कोलकाता में विद्यार्थियों ने प्रचंड जुलूस निकाला। अंग्रेजों की गोली से रामेश्वर नामक विद्यार्थी शहीद हुआ। 60 से अधिक का रक्त भूमि पर गिरा। विद्यार्थी डटे रहे। अगले दिन विद्यार्थियों पर 15 बार गोलियां चलाई गई। 13 शहीद हुए व 150 से अधिक घायल हुए। जनता ने 50 फौजी गाड़ियां नष्ट कर दी। तीसरे दिन भी 10 से अधिक बार गोली चली। 7 विद्यार्थी शहीद हुए, अनेक घायल हुए। यह आग सारे देश में फैल गई। अंग्रेज अधिक सावधान हुए। उन्होंने तुरंत आजाद हिंद सेना के 3 उच्च अधिकारी, मेजर जनरल शाहनवाज, कर्नल ढिल्लो व लेफ्टिनेंट कर्नल सहगल को तुरंत मुक्त कर दिया। 20 जनवरी 1945 को कराची में वायुसेना के अधिकारियों ने हड़ताल की। मुंबई, लाहौर और दिल्ली में भी यही हुआ। RAF यानी रॉयल एयरफोर्स के 5200 से अधिक सैनिकों ने हड़ताल की। मांग वही थी, आजाद हिंद सेना के सिपाहियों की मुक्ति। 19 फरवरी 1945 को नौसेना ने मुंबई में अंग्रेजों का सफाया शुरू किया। यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया। सिंधु, कलावती जहाज व कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सतलज बड़ी नौकाएं प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गई। एक दिन में 700 से अधिक अंग्रेज सैनिक व अधिकारियों को यमलोक पहुंचाया गया। 23 फरवरी को सरदार पटेल ने बीच में पड़कर नाविकों को शांत किया। तब मुंबई शांत हुई। मद्रास, कोलकाता, विशाखापट्टनम में भी यही हुआ था। 21 दिसंबर 1946 को जबलपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। कई अंग्रेज अफसर व सैनिक मारे गए।
इस पॉडकास्ट में 2 बुक से रेफरेंस लिए गए हैं, जिसमें पहली है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, आर.सी. मजूमदार, और दूसरी बुक है भारतीय स्वातंत्र्य का इतिहास भाग 2, ने वी. काकटकर। जय हिंद। वीरगाथा.com